कि रेप्लिकेशन का मकसद क्या होता है, कि रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जो डीएनए होता है उसकी कॉपी बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। आपके पास एक डीएनए मौजूद होता है और एक जो डीएनए होता है उसकी क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है, फिर दो डीएनए बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि why DNA undergo the process of replication, डीएनए की एप्लीकेशन क्यों होती है। तो इसका क्या है आंसर कि डीएनए तो पड़ा हुआ है सेल के अंदर, क्रोमोसोम उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो डीएनए को क्या जरूरत पेश आती है कि वो क्या वो रेप्लिकेट। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और वो आंसर ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक सेल मौजूद है, यहाँ एक सेल मौजूद है और इस सेल का जो है वो क्रोमोसोम है, ये सेल क्रोमोसोम हो गया और ये उसका क्या हो गया, दूसरा क्रोमोसोम। अब जब हमारे पास सेल जब डिवाइड होते हैं, जब सेल डिवाइड होते हैं तो इसका एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल के अंदर, एक सेल डिवाइड हो गया दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया। तो क्या होता है जब सेल डिवाइड होता है तो इसमें से माइटोसिस में इसमें से ये सारे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं और ये सारे क्रोमोसोम क्या आ जाते हैं, वो दूसरे सेल के अंदर आते हैं। दो क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं और जो दो क्रोमोसोम है वो इस सेल के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब दरअसल जो डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हुए हैं, अब कोई मैजिक जादू तो नहीं है, दो से छह तो चार बन गए। यही प्रोसेस हुआ है सेल के अंदर रेप्लिकेशन का। एक डीएनए था और एक डीएनए से आपके पास दो डीएनए क्या हो गए, वो तब्दील हो गए। अब हम देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए तीन मॉडल जो है ना वो पेश किए गए थे। कंजर्वेटिव मॉडल था, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल। डिवीजन हम देख लेते हैं सबको, कंजर्वेटिव क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है और डिस्पर्सिव मॉडल क्या होता है। सबसे पहला मॉडल है वो है कंजर्वेटिव मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन आपके पास ये होता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड मौजूद है। यही जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ये अपनी जगह मेंटेन रहता है और यही आगे जो है ना वो दोबारा दो डीएनए के स्ट्रैंड बना देता है। वेरी सिंपल है कंजर्वेटिव मॉडल कि ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड रिमेन इंटैक्ट एंड न्यू स्ट्रैंड फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल। ये आपके पास ओरिजिनल जो स्ट्रैंड होगा तो वैसे क्या वैसा रहेगा और उस ओरिजिनल स्ट्रैंड से क्या बन गया, बन जाएगा नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। तो दूसरा है डिस्पर्सिव मॉडल। यही से मैं आपको डिस्पर्सिव मॉडल समझा देता हूँ। डिस्पर्सिव मॉडल क्या होता है कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है और ये जो स्ट्रैंड होता है इसके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, पीसेस बन जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ओरिजिनल जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है आपके पास वो डिस्पर्स हो जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं और हर पीस से नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। अब इससे नया डीएनए का बन जाएगा, इससे नया डीएनए बन जाएगा और इससे भी नया डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने कि डीएनए डिस्पर्स इनटू पीसेस और हर जो पीस है उससे क्या बन जाएगा, नया डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होते हैं, यही सेमी कंजर्वेटिव इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये है कि ये देखिए आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद है और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है इधर क्या होता है कि ये जो आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद होता है ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होती हैं तो एक धागा इधर आ गया और दूसरा धागा आपके पास इधर आ गया। तो दोनों स्ट्रैंड आपके पास दोनों क्या हो गए, ये ओपन हो गए। तो जब दोनों स्ट्रैंड आपके पास ओपन होंगे तो अब ये पुराना स्ट्रैंड है और ये भी आपके पास क्या मौजूद है, ये पुराना स्ट्रैंड मौजूद है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी ओल्ड होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, ये ओल्ड स्ट्रैंड होगा। तो ये आपके पास ओल्ड स्ट्रैंड है और ये भी आपके पास क्या है, ये ओल्ड स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड है। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये होगा हर जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा वो क्या बना देगा, एक न्यू स्ट्रैंड बना देगा। हर जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा वो आपके पास ये बना देगा, एक न्यू स्ट्रैंड जो होगा वो इससे बन जाएगी। हर पेरेंट स्ट्रैंड है और हर पेरेंट स्ट्रैंड से क्या बन जाएगा, एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगी। इस मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं और जो वो जो स्ट्रैंड ओपन होते हैं एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है
और वही जो पेरेंट स्टैंड होता है वो क्या बना देता है, वो एक नया डॉटर स्टैंड बना देता है। तो ये तो हमने तीन मॉडल जो है डिस्कस किए कि कंजर्वेटिव होता है जिसमें कंजर्व रहता है, दोबारा बना देता है, नया बन जाता है उससे। डिस्पर्सिव मॉडल होता है, पीसेस बन जाते हैं, हर पीस से नया डीएनए का मॉडल बन जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है उसमें ये होता है कि जो आपके पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है वो ओपन हो जाता है, और हर जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है, हर ओल्ड स्ट्रैंड वो क्या बना देता है, न्यू स्ट्रैंड में तब्दील हो जाता है। तो ये बहरहाल इनमें से कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ये हम एप्लीकेशन में देखेंगे कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल होता है। तो प्रोसेस हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए की रेप्लिकेशन आपके पास हो रही है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है कि एक डीएनए है उससे दो डीएनए बन जाते हैं। अब यहां से देखें, सबसे जो पहली चीज होती है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनिशिएशन फेज होती है। जो पहला स्टेप इसका होता है वो होता है इनिशिएशन फेज। अब इनिशिएशन फेज के अंदर जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन पॉड। रेप्लिकेशन बबल क्या होती है, दरअसल जब एंजाइम की रेप्लिकेशन होती है तो एंजाइम की रेप्लिकेशन के दौरान उसमें स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं, एक डीएनए से दूसरे डीएनए की क्या बनाते हैं, वो कॉपी बनाते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम है, जैसे इसी सारे टॉपिक में हम देखेंगे डीएनए जाइलेज होता है जिसको हम डीएनए टोपोआइसोमरेज कहते हैं, डीएनए लाइगेज होता है, डीएनए हेलिकेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। अब सबसे जो पहला स्टेप है वो है ये है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये होता है कि रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, अब देखिए ये आपके पास यहाँ एक मैंने डायग्राम बनाई है, तो ये आपके पास क्या मौजूद है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड मौजूद है। तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड मौजूद होता है, अब डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है वो ओपन होता है। अब यहाँ से देखिए डीएनए का डबल स्ट्रैंड है और ये इसका पॉइंट्स होते हैं, और डीएनए का डबल स्ट्रैंड जो होता है वो ओपन होता है। और जब डीएनए का डबल स्ट्रैंड ओपन होता है तो वो एक बबल बना देता है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड था और ये ओपन हो गया तो ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया। अब ये रेप्लिकेशन बबल किस तरह से बनता है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए गायरेज या डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो जो एंजाइम होता है डीएनए गायरेज या डीएनए टोपोआइसोमरेज इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक्ट करता है और इसके ऊपर एक्ट करके इसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना देता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसको क्या बना देता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर में तब्दील कर देता है। टोपोआइसोमरेज एक्ट करता है और इसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर में तब्दील कर देता है। तो इसका काम यहाँ तक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो रेप्लिकेशन होती है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं डीएनए के अंदर जहां पे आपके पास क्या होती है, ये रेप्लिकेशन होती है। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में एक होते हैं और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर रेप्लिकेशन यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, हर जगह पे रेप्लिकेशन नहीं होती, स्पेसिफिक पॉइंट्स होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से आपके पास रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गए। तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो आइसोमरेज ने एक्ट किया, इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम कहते हैं ये बन गया रेप्लिकेशन बबल। ये आपके पास बन गया रेप्लिकेशन बबल बन गया। अब ये देखिए ये मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रा किया है, ये आपके पास क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया। और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया,
इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। इसके जो कार्नर मौजूद होते हैं, यहाँ पे जो कार्नर हैं, इन कार्नर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। तो आपके पास क्या बन गए, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया और ये आपके पास क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्म बन गया। तो हमारा जो पहला स्टेप था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, यहाँ तक क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है और जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। लेकिन इस स्टेप से पहले एक और चीज है वो आपको मैं क्लियर करवाता जाता हूँ। अब देखिए डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, रेप्लिकेशन बबल बन गया, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, तो पॉइसोमरेज ने एक्ट किया, दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया, उन्होंने खोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है जनाब, इसके दरमियान ये देखिए इसके यहाँ अगर एडेनिन मौजूद है, गुआनिन मौजूद है, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है, मौजूद होती है। डीएनए है ना, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस क्या होंगी, मौजूद होंगी। अब इसके अपोजिट क्या होगा, ए के साथ क्या मौजूद होगा, पी, जी के साथ, जी के साथ क्या मौजूद होगा, सी मौजूद होगा, सी के साथ जी मौजूद होगा। इसी तरह से टी के साथ क्या मौजूद होगा, ए मौजूद होगा, ए के साथ टी, जी के साथ सी और सी के साथ क्या मौजूद होगा, ये। इसी तरह से ये सारी नाइट्रोजन बेसिस इधर भी क्या होती है, ये मौजूद होती है। अब तो अब नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है डीएनए के अंदर। अब इन नाइट्रोजनी बेसिस को, यहाँ पे जो मसला ये है कि इन नाइट्रोजनी बेसिस को एक दूसरे से सेपरेट करना क्या है, जरूरी है। तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज एक्ट करता है और जब डीएनए हेलिकेज एक्ट करता है तो इसके दरमियान जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है वो इन नाइट्रोजन बेसिस को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। तो दोनों स्ट्रैंड अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, वो अलग हो चुके हैं। तो पॉइसोमरेज आया, उसने क्या किया, उसने उसको जो स्टेरिकल स्ट्रक्चर था या उसका वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर था उसको किसमें तब्दील कर दिया, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना दिया। डीएनए हेलिकेज आया और डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, जो नाइट्रोजनी बेसिस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान पेयरिंग थी, उस पेयरिंग को क्या कर दिया, उसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब पेयरिंग भी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी एक मसला रह जाता है। तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब मसला क्या रह जाता है, मसला ये है कि अब यहाँ पे खतरा है, खतरा ये है कि अब दोबारा मिल ना जाए स्ट्रैंड, खतरा है ना ये। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होती है, स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का यहाँ पे मैंने लिखा है एसएसबी, इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो स्पेशल किस्म की एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, यहाँ भी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है और यहाँ भी आपके पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये इसका काम क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड को आपस में अटैच नहीं होने देती, डी यूनियन नहीं होने देती। तो ये इसका सबसे बड़ा काम होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड को, जो एसएसबी है या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में अटैच नहीं होने देती, मिलने नहीं देती। दोनों स्ट्रैंड आप एक दूसरे से क्या रहते हैं, वो हमेशा सेपरेट रहते हैं। तो ये यहाँ तक जो है ना वो हमारा ओरिजिन है और जो इनिशिएशन फेज है वो यहाँ तक क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंशन फेज या पॉलीमराइजेशन फेज। तो एंजाइम होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे मैंने नीचे एंजाइम लिखे हुए, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज का थोड़ा सा काम होता है वो ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 की क्या करता है, वो हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज का असल काम होता है वो ये होता है कि वो टर्मिनेशन फेज के अंदर होता है, यानी जब डीएनए मुकम्मल तौर पर उसकी कॉपी बन जाती है तो लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्ट करता है और वो इख्तिताम या टर्मिनेशन फेज के अंदर हेल्प करता है। इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो काम होता है वो ये होता है कि सम टाइम डीएनए के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या प्रॉपर्ली नाइट्रोजन बेसिस अटैच नहीं होती, न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होती,
तो फिर उस वक्त आपके पास जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो रिपेयरिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रोल प्ले करता है, और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है उस न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस एक्चुअली कौन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म आपको बाद में समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो एक कंसेप्ट है या एक ब्रीफली जो आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ। अब देखें, इसके लिए आपके लिए मैंने एक सेपरेट यहाँ पे डायग्राम बनाई है। अब देखिए ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है। अब ये अगर आपके पास 5 प्राइम एंड होगा तो ये 3 होगा, और अगर ये दूसरा जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये 3 होगा, तो ये क्या होगा, ये 5 प्राइम। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड होता है ना, तो एक 5 प्राइम एंड है और दूसरा हमारे पास क्या मौजूद है, ये 3 प्राइम एंड क्या है। ओके, तो हमारे पास जो है देखते हैं जो प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का किस तरह से होता है। तो इस प्रोसेस को देखिए, हमारे पास जो होती हैं दो स्ट्रैंड बनने हैं, एक स्ट्रैंड है उससे कितने बने हैं, दो स्ट्रैंड हमारे पास बने हैं। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैकेनिज्म, जब एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। अच्छा देखिए कैसा होता है, दो स्ट्रैंड बनते हैं। एक स्ट्रैंड जो होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है, मिसाल के तौर पे एक स्ट्रैंड जो है ये स्ट्रैंड बन गया, एक इसका धागा ये बन गया। अच्छा तो दूसरा धागा जो होगा वो इस तरह से बनेगा, ये एक धागा इस तरह से बन गया और दूसरा धागा जो है वो इस तरह से बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 3 प्राइम एंड है, इसके साथ दूसरा कौन सा होगा, एंटी पैरेलल। तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ये अगर 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये 3 प्राइम होगा। यानी ये अगर हमारे पास 5 प्राइम है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 3 प्राइम। यानी ये कौन सा है, 3 प्राइम है ना, दूसरा मौजूद होगा, ये कौन सा होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 प्राइम एंड, और ये अगर 5 है तो ये कौन सा होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। तो ये कौन सा होगा, ये 3 है, तो ये कौन सा होगा, ये 5 प्राइम एंड, और ये इसके साथ ये 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 5 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। तो यहाँ पे एक चीज जरा नोट करें आप, दो स्टैंड बन गए, एक स्टैंड ये बना है और एक स्टैंड ये बना है। तो एक स्टैंड जो है ये कंटीन्यूअस है, एक स्टैंड कंटीन्यूअस है, और ये रेप्लिकेशन फॉर्म है, ये रेप्लिकेशन बबल है, और ये हमारे पास क्या, ये पॉइंट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। तो दो पॉइंट हमारे पास बने हैं, दो स्टैंड बने हैं। तो एक स्टैंड कंटीन्यूअस है और दूसरा स्टैंड क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो जो कंटीन्यूअस स्टैंड है उस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये कंटीन्यूअस होता है एक बात। दूसरी बात ये होती है कि ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पाथ होता है। ये बात क्लियर होगी कि लीडिंग स्ट्रैंड आपके पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है और टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पाथ होता है। और दूसरा आपके पास जो स्ट्रैंड मौजूद है ये जो होता है, ये इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है जनाब, और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये डिसकंटीन्यूअस होता है। एक बात डिसकंटीन्यूअस है ना, गैप है यहाँ पे, डिसकंटीन्यूअस होता है, इसके रीजन आगे मैकेनिज्म में क्लियर होगा। डिसकंटीन्यूअस होता है और ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन पाथ, ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पाथ होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन पाथ। दो स्टैंड यहाँ तक आपने जो क्लियर किया है वो ये क्लियर किया है कि इनिशिएशन फेज देखी है और पॉलीमराइजेशन फेज देखी है। इनिशिएशन में आपने ये कहा कि डीएनए टोपोआइसोमरेज एक्ट करता है, और जब डीएनए टोपोआइसोमरेज एक्ट करता है तो उसको जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना देता है, और फिर कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए हेलिकेज। और डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान जो जाइनिंग होता है उस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट फिर क्या आता है, फिर हम प्रोटीन अटैच करते हैं, तो इसमें दो प्रोटीन अटैच होती है जो उसको अटैच नहीं होने देती। फिर जब ये बन जाता है फिर आपका दो स्ट्रैंड बन जाते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटीन्यूअस होता है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पाथ होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है जो कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन पाथ होता है। जहां तक मैंने आपको क्लियर, अब मैं इसको मैकेनिज्म आपको क्लियर समझा
जाता हूँ, लेकिन मैकेनिज्म के लिए ये चीजें मैं दोबारा इसको ट्रेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा मैं एक स्टैंड बनाता हूँ डीएनए का। ये हमारे पास डीएनए का स्टैंड है जी। ये इस तरह से हमारे पास डीएनए का एक स्टैंड बन गया ये। अच्छा, एक जो है ना वो एक कार्बन यहाँ पे मैं एक जो है ना वो यहाँ पे शो कर दूँ, तो ये आपके पास डीएनए का स्टैंड बन गया। अब ये जो डीएनए का स्टैंड बना है यहाँ से ये इसका है, सपोज इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका कौन सा होगा, ये 3 प्राइम एंड। तो ये हमारे पास एक 5 प्राइम एंड हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया। तो अब एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसके मैकेनिज्म हमने देखा कि लीडिंग स्टैंड बनता है, लैगिंग स्टैंड बनता है, लेकिन ये स्टैंड किस तरह से बनते हैं उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सा एंजाइम हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन इस डीएनए जो पॉलीमरेज 3 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 तो अटैच होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जब अटैच होता है, इसको अटैच करने के लिए जो होती है ये इसकी कुछ नखरे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के। तो वो नखरे साहब जरा पूरे करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच होगा, अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच नहीं होगा। लेकिन नखरे मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, सारा जो प्रोसेस हो रहा है रेप्लिकेशन का साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है, अब यहाँ पे देखें, अगर सपोज यहाँ पे देखें आपके पास न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड अटैच होगी ना, मौजूद होगी। ये सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होती है। एक टर्न के अंदर कितनी नाइट्रोजन बेस होती है, 10 मौजूद होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नाइट्रोजन बेस मौजूद है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एडेनिन मौजूद है, यहाँ पे अगर एडेनिन मौजूद है, इसके साथ क्या होगा, ये थाइमिन। एडेनिन है तो इसके साथ क्या होगा, ये थाइमिन अपोजिट बहरहाल। तो ये सारी ई है, मिसाल के तौर पर ई है, टी है, इसी के साथ जी है, सी है, ए है, पी है, जी है और सी है। यहाँ सपोज ए है, फिर यहाँ क्या मौजूद है, जी मौजूद है। ये फर्क कर रहा हूँ, कोई भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से इधर भी ए है, यहाँ भी नाइट्रोजन बेस क्या है, ये मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस हो रहा है। जब साइटोप्लाज्म प्रोसेस हो रहा है तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी एबीनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो क्या होती है इसके अंदर पड़ी होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, वो पड़ी होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को उठा उठा कर इधर लगाता जाता है। लेकिन यहाँ के लिए मैंने एक स्पेशल 3 पॉइंट्स लिखी हैं, वो समझना जो है ना वो जरूरी है। डीएनए पॉलीमरेज 3 के नखरे हैं और ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं सारे टॉपिक की जान होते हैं। देखिए पहला पॉइंट, यहाँ अगर इस तरफ आप इसको थोड़ा मूव करें तो देखिए सबसे पहले क्या होती है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कहता है कि मैंने पॉलीमराइजेशन करनी है, रेप्लिकेशन मैंने करनी है, लेकिन मेरी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ मेरी डायरेक्शन होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मुझे एक और चीज की जरूरत है, वो हमारे पास होता है आरएनए प्राइमर। यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 कहता है कि मुझे काम करने के लिए एक आरएनए प्राइमर की क्या है, जरूरत है। और आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर एक्चुअली सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स ऑफ आरएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ आरएनए, यानी एक्चुअली ये क्या होते हैं, आरएनए के क्या होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स होते हैं। तीसरा इसका नखरा क्या है, तीसरा इसका नखरा ये है, तो कहता है कि हमेशा मैं न्यूक्लियोटाइड जो ऐड करूंगा 3 एंड के ऊपर ऐड करूंगा। किसके ऊपर ऐड करूंगा, ये 3 एंड। तो 3 इसके नखरे हैं और इस तीनों जो चीजें हैं वो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रोसेस। पहला ये है कि
कि हमेशा रेप्लिकेशन होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। दूसरी बात ये है कि इसको काम करने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, और आरएनए प्राइमर क्या होता है? सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, आरएनए का सेगमेंट होता है। और जो तीसरी सबसे अहम बात हो रही है कि डीएनए जो पॉलीमरेज 3 होगा वो हमेशा ऐड करेगा एट द 3 साइड के ऊपर, यानी जो 3 साइड होगी उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? अटैच करेगा। तो अब ये हमारे पास 5 प्राइम एंड है और ये हमारे पास क्या है? ये 3 प्राइम एंड मौजूद है। तो यहाँ पे जो है वो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, अब ये इसका क्या है? ये 5 है और इसका दूसरा ये कौन सा होगा? ये 3 होगा। ये इसका अगर 3 है तो ये इसका दूसरा कौन सा होगा? ये 5 होगा। तो अब इस कार्नर के ऊपर अब आप ये मुझे बताएं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इस स्टैंड के साथ अटैच होगा या इसके साथ अटैच? किसके साथ अटैच होगा? 3 एंड के साथ। इधर अटैच होगा या इधर? इस साइड पे अटैच होगा ना। तो आपके पास इस साइड में डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, वो जहां पे मैं इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो यहां पे अटैच होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा इस केस में क्या होगा? वो हमेशा, क्योंकि इसका नखरा है कि 3 एंड के साथ क्या होगा? ये अटैच होगा। नखरा पूरा हमने पूरा करना है, जब नखरा इसके पूरे नहीं करेंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये इसकी 3 साइड पे क्या होगा? ये अटैच होगा। दूसरा अब देखें इसके साथ जो होगा ये इसकी किस साइड के साथ अटैच होगा? इधर 3 प्राइम एंड के साथ। इधर किसके साथ अटैच होगा? ये 3 प्राइम एंड। तो ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होगा? ये जो एंजाइम होगा ये यहाँ पे क्या होगा? अटैच। इधर इस साइड पे अटैच होगा और उधर क्या होगा? ये साइड से अटैच होगा। अब इसको आरएनए प्राइमर की भी जरूरत होती है, तो इसके साथ क्या अटैच कर देता है? ये अपने साथ ये अटैच क्या कर देता है? ये आरएनए प्राइमर। तो ये प्राइमर क्या कर देता है इसके साथ? ये आरएनए प्राइमर अपने साथ क्या कर देता है? ये अटैच कर देता है। तो आरएनए प्राइमर इसके साथ क्या हो गया? ये अटैच हो गया। तो दोनों इससे नखरे पूरे हो गए। तो अब इसको हमने काम स्टार्ट करना है इसमें। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है जब काम स्टार्ट करता है तो इसमें होता है कि फिर ये इधर से एक धागा क्या कर देगा? वो यहाँ से स्टैंड बिल्कुल जो है ना वो स्टैंड जो होगा ये बना देगा। ये आपके पास ये मुकम्मल जो है ना वो स्टैंड क्या हो गया? ये बन गया। मुकम्मल धागा या ये क्या इसने क्या कर दिया? मुकम्मल धागा यहाँ से बना दिया। तो अब यहाँ से देखें ये सपोज है, सपोज यहाँ पे अगर एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, और ये अगर साइटोसिन, गवानीन, थाइमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन, तो एक के साथ क्या अटैच होगा? इसके साथ ए के साथ टी, टी के साथ सी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ टी, वेरी गुड। तो जी के साथ क्या अटैच होगा? सी के साथ जी और टी के साथ ए। तो ये नाइट्रोजन बेस क्या होगी? अटैच होगी। अब ये जो स्टैंड बना है इस स्टैंड को हम क्या नाम देते हैं? लीडिंग स्टैंड। इस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर जो स्टैंड बना है इस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये हमारे पास बन गया जनाब, लीडिंग स्टैंड बन गया। अब ये जो लीडिंग स्टैंड बना है कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है ना, कहीं पे गैप नहीं है। और दूसरी बात ये है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पॉज, ये किसकी तरफ है? रेप्लिकेशन पॉज यही है ना, ये एंड है, इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन पॉज। तो ये एक तो कंटीन्यूअस है और दूसरी बात जो वो ये है कि टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पॉज। ये हमारे पास लीडिंग स्टैंड क्या है कि यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज देखें, हमने कहा था कि हमेशा रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। तो इस चीज को हम देखते हैं कि जहां पे हमारी ये चीज लागू होती है या नहीं होती है। अब देखें ये 3 प्राइम एंड है, जब 3 प्राइम एंड है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। जब ये 3 है तो इसका जो दूसरा धागा बनेगा ये क्या होगा? 5 प्राइम। 5 प्राइम होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा? इसका 3 होगा। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो 5 से 3 की तरफ क्या है? होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास लीडिंग स्टैंड बन। इसी तरह से ये भी एक स्टैंड मौजूद है, ये दूसरा टेम्पलेट है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो डीएनए का दूसरा स्टैंड बनेगा। तो अब यहाँ इसके साथ क्या हो गया? डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच हो गया, यहाँ एक अटैच ये हो गया और इसी तरह से दूसरा हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये एक डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे अटैच हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ पे प्राइमर लगा देगा, यहाँ पे इसको इसने जो है ना वो प्राइमर लगा दिया है इसके साथ, ये प्राइमर इसने जो है ना वो लगा दिया है, ये प्राइमर लग गया। और इसी तरह से ये इसने क्या कर दिया? ये
प्राइमर जो है ना वो लगा। अब यहाँ पे ये है कि ये आपके पास जो होगा वो स्टैंड बनाएगा, आरएनए प्राइमर अटैच हो गया, ये क्या बनाएगा, ये धागा ये बना देगा। अच्छा इसी तरह से ये धागा बन गया, इस तरह से ये धागा जो है यहाँ पे ये जो है ना वो स्टैंड जो है क्या कर देगा, ये बना देगा। लेकिन अब यहाँ से देखें जो स्टैंड बन रहे हैं ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। ये स्टैंड क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और इन स्टैंड को हम कहते हैं, इस स्टैंड का नाम क्या होता है, लैगिंग स्टैंड, लैगिंग डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म इस तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस है। और उसके साथ क्या है, ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्म से क्या है, ये दूर की तरफ जा रहे हैं। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात हमने कहा था कि ऑलवेज फॉलो फ्रॉम 5 to 3 एंड इससे हम देखते हैं कि क्या ये 5 to 3 को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें ये जो हमने कहा था कि प्राइमर अटैच हो गया तो ये इसका कौन सा एंड है, ये 3 एंड है ना, तो 3 की अपोजिट कौन सा होगा, ये 5 प्राइम एंड एंटी पैरेलल 3 उसके साथ क्या होगा, ये 5। तो इस ये एंड कौन सा होगा, इसका 3 होगा। तो ये रेप्लिकेशन जो हो रही है ये थी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ठीक हो रही है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार ये कंटीन्यूअस स्टैंड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वो डिसकंटीन्यूअस स्टैंड बन रहा है। इसकी क्या रीजन होती है, इसकी जो रीजन होती है वो ये होती है कि हमने कहा कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 की तरफ हो रही होगी। जब रेप्लिकेशन 5 से 3 की तरफ होगी तो एक तो बिल्कुल कंटीन्यूअस स्टैंड बन जाएगा और इसके साथ दूसरा स्टैंड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो डिसकंटीन्यूअस। और क्योंकि ये अवे होता है रेप्लिकेशन पाथ से, इसी लिहाज से भी ये क्या होता है, ये डिसकंटीन्यूअस। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी। अच्छा इसी तरह से इसके साथ नाइट्रोजन बेसिस भी क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ए है के साथ सी, सी के साथ ए, जी के साथ सी, सी, सी के साथ जी, जी ए के साथ सी, सी, सी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ सी और जी के साथ ये सी। ये सारी नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएंगी। तो हमारा जो धागा है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, वो तैयार हो चुका है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पॉलीमराइजेशन हो चुकी है, डीएनए का नया स्ट्रैंड बन चुका है। तो स्टार्ट में जो मॉडल की हमने बात की कि ये रेप्लिकेशन किस मॉडल को फॉलो कर रही है, तो आपका रेप्लिकेशन किस मॉडल को फॉलो कर रही है, कंजर्वेटिव को कर रही है, डिस्पर्सिव को कर रही है या सेमी कंजर्वेटिव। किस मॉडल को कर रही है, ये सेमी कंजर्वेटिव को कर रही है। क्योंकि उससे हमने कहा था एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है टेम्पलेट के तौर पर काम करता है और इससे क्या बन जाता है, एक बिल्कुल नया स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। अब हम जब पढ़ते हैं इसका लास्ट स्टेप होता है, और लास्ट इसका स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेशन। लास्ट क्या है, बिल्कुल लास्ट ये है, ये हम देखते हैं कि टर्मिनेशन इसकी क्या होती है, ये टर्मिनेशन, टर्मिनेशन बिल्कुल लास्ट इसका स्टेप है। तो टर्मिनेशन जो होती है इसको बताने से पहले एक चीज यहाँ पे मैं स्किप कर गया, वो ये है कि जो प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं ना, आरएनए प्राइमर जब अटैच होते हैं तो जब ये सेगमेंट्स बनती हैं, डिसकंटीन्यूअस सेगमेंट्स बनती हैं, इन डिसकंटीन्यूअस सेगमेंट्स का एक और नाम भी होता है, उनका नाम होता है, उसको हम कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। तो ये डिसकंटीन्यूअस जो स्ट्रैंड बनते हैं इनको हम कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। और जो इनकी जो लेंथ होती है ये डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर इनकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड यूकैरियोट्स के अंदर होती है। और ये होती है हमारे पास यूकैरियोट्स में। और इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में जो होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है जनाब, प्रोकैरियोट्स में कितनी होती है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है आपके पास यूकैरियोट्स के अंदर। और सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स में क्या होती है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स
अटैच टर्मिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब डीएनए का नया स्टैंड बिल्कुल हमारे पास क्या हो चुका है, वो तैयार हो चुका है। तो लास्ट हमने इसकी क्या करनी है, टर्मिनेशन करनी है। तो टर्मिनेशन कैसे होती है, टर्मिनेशन ये होती है कि अब हमने इसकी जरूरत नहीं रही, प्राइमर की जरूरत भी नहीं रही और पॉलीमरेज की जरूरत भी नहीं रही। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जो इस प्राइमर को, अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा इस प्राइमर को, और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा इसको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, क्योंकि धागा बन चुका है, चीजों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये रिमूव कर देगा, और इधर से भी इसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ये रिमूव कर देंगे। लेकिन एक बात ये है कि ये जो प्राइमर, यहाँ पे जो प्राइमर मौजूद था, अगर यहाँ पे जो प्राइमर मौजूद था, तो स्टार्ट में आपके पास ये था कि इस प्राइमर के साथ ये स्टैंड अटैच था। अब ये स्टैंड भी इस प्राइमर के साथ क्या है, अटैच है। तो ये स्टैंड जो होगा वो इस प्राइमर के साथ क्या होगा, अटैच होगा। लेकिन अब देखें, सबसे जो पहला काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1, सबसे पहला काम ये करेगा कि इस प्राइमर और इस धागे के दरमियान जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। और जब बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो ये स्टैंड भी, ये प्राइमर को भी क्या कर देगा, ये सेपरेट। प्राइमर सेपरेट हो गया और प्राइमर भी सेपरेट हो गया, और हमारे पास ये प्राइमर सेपरेट हो गया और प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 भी हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ पे गैप्स मौजूद है, ये जो धागा बना है ना, यहाँ पे क्या मौजूद है, ये गैप्स मौजूद है। इस गैप्स को क्या किया जाएगा, इस धागे को बढ़ा देगा इस तरफ, और ये धागा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, लेकिन अटैच नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा ये दोनों धागों को अटैच नहीं करेगा, ये बढ़ा देगा, लेंथ इसकी बढ़ा देगा, ये इसकी लेंथ बढ़ा देगा। अटैच करने के लिए आपके पास एक और एंजाइम आएगा, तो अटैच करने के लिए एक और एंजाइम आएगा जो इनको अटैच कर देगा, और उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज आएगा, और ये जो डीएनए लाइगेज होगा, इन दो एक स्टैंड को, जो ये जो सेगमेंट्स बने थे, इन सेगमेंट्स को क्या कर देगा आपके पास, ये इन सेगमेंट्स को क्या कर देगा, ये अटैच कर देगा। तो ये आपके पास दो धागे जो है बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दो स्टैंड, एक डीएनए था और एक डीएनए से आपके पास जो दो डीएनए है उसकी काफी मुकम्मल तौर पर क्या हो चुकी है, ये बन गई। एक डीएनए था, यहाँ देखिए आपके पास एक डीएनए था, ये देखिए एक डीएनए था ना, एक डीएनए था, और एक डीएनए से मुकम्मल तौर पर दो डीएनए क्या हो चुकी है, ये तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल को फॉलो कर रहा है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव, एक स्टैंड था, एक इससे एक धागा ये बन गया और इससे एक धागा ये बन गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। तो वो आपने